ओके, सो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ कंपनी पे। तो देखो, कंपनी जो है उसको कई तरीके से डिवाइड किया जा चुका है। जैसे हम इसको पढ़ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, लाइक पहली जो हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब वो बनी कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। मतलब वो बिज़नेस करने के मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस उसकी कैसे हुई है, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आ जाती है वो होता है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड के नाम से देखो हमें क्या समझ में आता है। चार्टर्ड लाइक जो किसी किंग या क्वीन के, मतलब रॉयल ऑर्डर से। रॉयल कैसा होता है, लाइक जैसे कोई किंग या क्वीन है, ठीक है, तो किंग या क्वीन कोई ऑर्डर दे, उसके बेस पे जो कंपनी स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। और आपको मैं बता दूं कि चार्टर्ड कंपनीज आर नॉट इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 एडी में आई थी इंडिया में, जो वो वहाँ से आई थी वेस्टर्न कंट्रीज से, जिसने आके इंडिया पे रूल किया था। सेकंड कंपनी क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इंग्लैंड की क्वीन या किंग के ऑर्डर के ऊपर बना हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। सेकंड इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज वो होती हैं विच कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्म्ड बाय सेपरेट एक्ट। मतलब नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं वो किस एक्ट के बेस पे बनाई इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो एक्ट होता है इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी का 2013 आई थिंक जो लेटेस्ट है। उस एक्ट के अंडर जो इस्टेब्लिश होती हैं वो होती हैं नॉर्मल कंपनीज। और स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनका एक स्पेशल एक्ट होता है, सेपरेट एक्ट होता है, और ये एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। और इस एक्ट के अंदर कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, आरबीआई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सिर्फ एक ही है पूरे इंडिया में, वो इवन पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई सिर्फ एक ही है। मतलब ये हाई अथॉरिटीज़ होगी जैसे वो हैं ये, इनकी एक सेपरेट एक्ट बनती है। और जो वर्ड लिमिटेड का यूज़ करते हैं हम, जैसे लिमिटेड किसी भी कंपनी के नाम से, श्याम एंड श्याम कंपनी लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड जो यूज़ करते हैं हम कंपनीज़ के एंड में, वो इन कंपनीज़ के एंड में नेम के एंड में नहीं यूज़ होता, आर नॉट यूज ऑन द पार्ट ऑफ द नेम, ठीक है। थर्ड इज़ रजिस्टर्ड कंपनीज़। रजिस्टर्ड कंपनीज़ कौन सी होती हैं, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, या एनी अर्लियर एक्ट। मतलब जैसे 2013 तो लेटेस्ट एक्ट है, ऐसा थोड़ी है कि 2013 से पहले इंडियन कोई कंपनी बनी ही नहीं। उससे पहले जो कंपनीज बनी हैं वो भी हम रजिस्टर्ड कंपनीज मानेंगे, ठीक है। और ये पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं, तो हम जानते हैं। द सेकंड पॉइंट जिसके बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कंपनीज़ को, वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अब देखो लाइबिलिटी एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी है इसको भी हमने फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, जो शेयर्स के थ्रू लिमिटेड होती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर बीइंग लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स दे होल्ड, which means in case of 100 shares the holder are only liable to pay the unpaid amount of their shares. That means देखो, अगर कोई लॉस होता है कंपनी को, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं, शेयर यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। कंपनी को लॉस होता है तो उस लॉस को पे करने के लिए वो अपने शेयर होल्डर्स से पैसा मांग सकती है। शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं। मान ले एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, उसमें से उसने 80 रुपीज़ पे कर दिए थे। मतलब 100, मान ले एक शेयर था, उसकी कीमत थी 100 रुपीज़। उस 100 में से उसने 80 पे कर दिए थे, 20 अनपेड थे अभी। तो जो अनपेड अमाउंट है ना 20 रुपीज़, कंपनी ये अनपेड अमाउंट मांग सकती है उससे, इससे ज़्यादा अमाउंट उससे कंपनी नहीं रिसीव कर सकती। ये है लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी को हमने गारंटी दे दी
कि हाँ अगर इन केस ऑफ लॉस अगर तेरे को लॉस होता है तो इतने अमाउंट की गारंटी मैं देता हूँ कि इतना अमाउंट मैं पे करूँगा। और वो गारंटी कौन देता है? ये गारंटी देता है मेंबर ऑफ द कंपनी देता है गारंटी, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा इन केस ऑफ लॉस, या फिर जब कंपनी वाउंड अप होगी तो उसके अंदर अगर कमी होगी, एसेट कम होंगे, हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, तो उस केस के अंदर इतने पर्टिकुलर अमाउंट मैं पे करूँगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अब इसका सेकंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी जिसके अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब इन केस ऑफ लॉस जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ेगी उस अमाउंट को पे करने के लिए, टू पे ऑफ द डेट, ठीक है। द मेंबर ऑफ कंपनी आर पर्सनली लाइबल टू पे ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इन केस ऑफ लॉस एंड वाउंड ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हाँ मतलब इसके अंदर पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं, मेन यही है। फिर थर्ड बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब जो मैंने अभी आपको फीचर्स में भी पढ़ाया था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है, कि शेयर्स की ओनरशिप हम कैसे बदल सकते हैं। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला पॉइंट याद है आपको? लास्ट वीडियो देखना पहले। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो इसको हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो लाइन है ये दोनों के दोनों कंपनीज के अंदर सिमिलर है, पब्लिक के अंदर भी प्राइवेट के अंदर भी। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमने जो कैपिटल शो किया है कि हमारी इतनी कैपिटल रहने वाली है, उतनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए हमारी कंपनी के अंदर। ये अभी अमेंडमेंट हुई थी इस इंडियन कंपनीज एक्ट के में, तो उसके साथ वहाँ से लिया गया है ये पॉइंट, इससे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, ठीक है। मतलब जो मिनिमम कंपनीज़ हैं, मतलब मिनिमम मेंबर्स हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो वन पर्सन कंपनी होती है, एक वन पर्सन कंपनी टाइप भी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। उस वन पर्सन कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो मेंबर होता है, एक से ज़्यादा उसके अंदर नहीं होते, तभी वो वन पर्सन होती है। उसके अलावा ये एक्सेप्शन केस है बस एक, ठीक है। पर्सन हु आर द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर नॉट काउंटेड एज द शेयर होल्डर, मतलब मेंबर्स, ठीक है। अब मान ले एक कंपनी के अंदर जो बंदा जॉब करता है, साथ के साथ उसने वो उस कंपनी का मेंबर भी है, मतलब उसने शेयर भी ले रखे हैं, तो उस इंसान को हम काउंट नहीं करेंगे इन मैक्सिमम 200 के अंदर, ठीक है। या वो भी जो पहले काम कर चुका है, हमारे पास जॉब कर चुका है और वो अभी भी शेयर होल्डर है लेकिन वो जॉब नहीं करता, उसको भी हम इन 200 के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट है इसका जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है इसका कि ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर ख़रीदने के लिए। लाइक जो कंपनी के इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ये ओपन मार्केट में, ओपन पब्लिक के में नहीं बेचे जा सकते। इसको कंपनी के जो ओनर है, उसके रिलेटिव, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके नॉन, वही ख़रीद सकते हैं। इसको पब्लिक, जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती, ठीक है। When two or more person hold or one share in a company jointly will be considered as one member। मतलब जैसे दो पर्सन्स ने एक शेयर ख़रीद लिया जॉइंटली, मतलब जॉइंटली एक शेयर ख़रीदा, एक से ज़्यादा भी ख़रीद ले चाहे, और मोर, और वो दो से दो भी हो सकते हैं और दो और मोर, जॉइंटली ख़रीदा होना चाहिए। बस ये जॉइंटली वर्ड हमें लिखना है। अगर जॉइंटली ख़रीदा है तो उसको एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा। दो से ज़्यादा, मतलब जैसे दो पर्सन्स ने एक शेयर ख़रीद लिया तो उसको दो मेंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसको एक ही मेंबर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी पढ़ना है। तो पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट। इसकी डेफिनेशन ये है कि अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये पॉइंट सेम है, इसमें भी था, इसमें भी था। इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स जो है 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। शेयर्स एंड डिबेंचर आर ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सेल। मतलब इसके अंदर जो शेयर्स हैं, वो डिबेंचर्स हैं, ये पब्लिक को प्रेफर्ड किए जाते हैं बेचने के लिए। मतलब इसके अंदर था कि पब्लिक को नहीं बेच सकते शेयर, इसके अंदर है कि पब्लिक को बेच सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि दे कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र द शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज़ डन, ईजीली, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करेंगे। पहले है गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन सी होती हैं, जिन कंपनीज़ के अंदर 51% या 51% से ज़्यादा जो परसेंटेज है शेयर कैपिटल की, वो गवर्नमेंट ने ख़रीद रखी है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास है बीजेपी। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो एक स्टेट के अंदर होती है, और सेंट्रल होती है जो पूरी कंट्री के रूल करती है। तो वो गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, या वो दोनों भी हो सकती हैं, सेंट्रल और स्टेट वो भी दोनों भी हो सकती हैं। और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये पब्लिक कंपनी हो सकती है, कैन बी पब्लिक कंपनी, लेकिन एवरी गवर्नमेंट कंपनी इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। नहीं, पब्लिक कंपनी कैन बी ए गवर्नमेंट कंपनी, अ कंपनी कैन बी ऑफ मैनी टाइप, मतलब ये पब्लिक कंपनी भी होगी और गवर्नमेंट कंपनी भी होगी। ठीक है, ये पॉइंट ये है, ध्यान रखना। मतलब इसको हम इसकी एक्सटेंड करने के लिए लिख सकते हैं। ये मैं तेरे को सिर्फ समझा रहा हूँ, एक्सटेंड करना ये भी चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, सेकंड इज़ होल्डिंग कंपनी। अब देख, होल्डिंग कंपनी समझने के लिए तेरे को पहले सब्सिडरी कंपनी समझना पड़ेगा। मैं इसको तेरे को एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, खाली पेज ले लेते हैं हम। देख, होल्डिंग कंपनी और ये होगी सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है, होल्ड, जो दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, मतलब ये पेरेंट कंपनी है, ये बड़ी है। और सब्सिडरी कौन सी है, जिसको ये होल्ड करेगी, मतलब ये इसके अंडर आएगी, अंडर है सब्सिडरी। ठीक है, मतलब सब्सिडरी का 51% से ज़्यादा शेयर कैपिटल जिस कंपनी के पास होगा वो उसको होल्ड करेगी। मतलब पेरेंट कंपनी ये है, होल्डिंग कंपनी जिसके पास 51% शेयर है, और जो होल्ड हो रही है वो है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है कि मान लो एक तो ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। ठीक है, अब ए के पास है बी का 51%, ठीक है, और बी के पास सी का है 51%। तो मतलब जो ए कंपनी है वो बी की होल्डिंग कंपनी है, और जो बी कंपनी है वो सी की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, तो इस केस में जो ए कंपनी है और सी कंपनी है, इसका रिलेशन क्या होगा, जो ए कंपनी है वो सी की भी होल्डिंग कंपनी होगी, क्योंकि इसका 51%, इसके पास ऑलरेडी इसका 51% है, तो जो सी कंपनी है वो इसकी भी होल्डिंग होगी, मतलब इसकी भी सब्सिडरी होगी, ए इसके लिए होल्डिंग होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, अ होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अदर कंपनी कंट्रोल इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो दूसरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो इसको कंट्रोल करेगी। और अदर होल्ड मोर देन 51% ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अ कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी विच इज़ इटसेल्फ अ सब्सिडरी ऑफ सम अदर कंपनी। मतलब ये जो पॉइंट मैंने तेरे को ए बी सी वाला समझाया, उसका मतलब ये है कि जो एक कंपनी है अगर वो दूसरे की सब्सिडरी कंपनी है, तो जिसकी वो वाली सब्सिडरी होगी, तो वो फर्स्ट थर्ड वाले की भी वो होएगी। उसको रिवाइंड करके देख लियो, वो तेरे को समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, अब नेशनैलिटी के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है इनलैंड कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी, और दूसरा है फॉरेन कंपनी। अब इनलैंड कंपनी का मतलब है जो डोमेस्टिक है, विच इज़ मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्ड अंडर। ठीक है, बट सम इनलैंड कंपनीज आर governed by separate act, every still being incorporated under this act। हाँ, ये जो मैंने तेरे को बताया था ना, सब्सिड ना स्टैट्यूटरी जो आरबीआई थी, मतलब उनको सेपरेट एक्ट होता है, वो चाहे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं बनी है, लेकिन स्टिल दे आर इनलैंड कंपनीज़, वो इनलैंड कंपनीज़ हैं। ठीक है, और एक कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, इसके एग्जांपल आरबीआई लिख लेंगे हम। और इंडिया के अंदर कौन कौन सी बनी है यार, बहुत कंपनीज़ बनी है, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला। सेकंड इज़ फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बनी हुई है, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर वो बिज़नेस करती है, चाहे वो खुद से करती है, चाहे उसका कोई एजेंट है, चाहे उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकली करती है, लेकिन उसका बिज़नेस होता है। बट वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, वो इंडिया के आउटसाइड रजिस्टर्ड है, उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। ठीक है,
अब ये आ गई एमएनसीज़, मतलब ये अदर टाइप ऑफ कंपनीज़ हैं, लाइक एमएनसीज़ होगी विच इज़ मतलब जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में रन रखती हैं, बिज़नेस करती हैं, वो होगी एमएनसी। 1% कंपनी कौन सी होगी, जो एक पर्सन होता है जिसका मेंबर, और वही उसको मतलब सब कुछ वही करता है, उसको 1% कंपनी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है युवेंद्र एग्रो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर के अंदर रजिस्टर्ड है, कानपुर के अंदर है कंपनी, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। निधि कंपनी, निधि कंपनी का मोटिव होता है कि सेविंग की हैबिट डालनी है, ठीक है, मतलब सेविंग की हैबिट डालनी है, और ये डिपॉजिट लेती है, मतलब ये ग्रुप होता है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर है बनी ये कंपनी, लाइक छोटे स्केल पे है। ये डिपॉजिट लेती है अपने मेंबर से और फिर उसको वो करती है, लोन के रूप में देती है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पढ़े थे हमने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह है, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी होगी और पिछली वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया था।